आप सभी का आर एस टेक्नो एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो इसी में था कि पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर क्या क्या रहते हैं। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। क्योंकि इससे पहले माइक्रोमीटर क्या रहता है, माइक्रोमीटर किस तरह से प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे उसमें। तो पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर था। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाए कि किस तरह से माइक्रोमीटर रहता है। डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो ये रहती है माइक्रोमीटर की स्लीव यहाँ से, और इसके आगे आता है थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन किस तरह से रहता है, और ये यहाँ पे रहता है स्पेंडल, और इधर ये रहती है स्पेंडल के फेस पे सामने एकदम से एनविल, और यहीं पे लगा होता है लॉकिंग नट। यहाँ पे एक हम लगा देते हैं लॉकिंग नट, जिससे कि जब भी हम कोई रीडिंग वगैरह लेते हैं तो वो वहाँ पे लॉक हो जाती है। तो ये आपका हो गया लॉकिंग नट, और ये हो गई है स्लीव। इसके जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये रहता है थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर का थिम्बल डिवीजन क्या रहता है, ये थिम्बल डिवीजन हो गया है। और थिम्बल डिवीजन के बाद आती है रैचेट। ये हो गई माइक्रोमीटर की रैचेट हो गई। तो माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है, जब भी आप माइक्रोमीटर को देखेंगे तो माइक्रोमीटर हमेशा 0 से 25, 25 से 50 इस साइज में माइक्रोमीटर आगे बढ़ते रहते हैं। 25-25 mm के डिफरेंस पे ये आगे रहते हैं कि 25 mm तक साइज लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी कंपोनेंट को मापना है तो उसके बाद हम फिर 25 से 50 mm का जो माइक्रोमीटर रहेगा उसका यूज करेंगे। अगर उससे ज़्यादा भी यूज करना है तो फिर 50 से 75 mm का जो माइक्रोमीटर होगा उसका यूज करते हैं। तो ये हो गई लॉकिंग नट। अब हम लोग 1 बाय 1 करके पार्ट्स समझते हुए चलेंगे कि क्या पार्ट्स रहते हैं और किसका क्या यूज रहता है माइक्रोमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइक्रोमीटर का फ्रेम। फ्रेम अगर आप देखते हैं माइक्रोमीटर का, तो फ्रेम माइक्रोमीटर का वह भाग रहता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सी की तरह रहता है, क्योंकि सी के आकार में ही बना होता है। तो ये हो गया इसका फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर ही लिखे रहते हैं 0 से 25 mm माइक्रोमीटर का साइज। ये जो माइक्रोमीटर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो इसका जो साइज होगा वो 0 से 25 mm होगा। इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm। क्योंकि लीस्ट काउंट इसको हम कहते हैं हिंदी में अल्पतमाप। तो ये वो चीज़ रहती है कि हम इसके द्वारा कम से कम, माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम हम इतनी रीडिंग ले सकते हैं, या किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कि अगर एक कागज़ की थिकनेस भी मापनी हो हमको,
तो वहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज करके माप लेते हैं। तो ये हो गया माइक्रोमीटर का फ्रेम। और जब आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सी के आकार का बना हुआ है। तो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम रहता है वो अल्फाबेट सी की तरह बना रहता है। इसके बाद आती है एनविल। पार्ट्स यहीं पे लिखते चले। ये हो गई है एनविल और ये हो गया माइक्रोमीटर का फ्रेम। एनविल माइक्रोमीटर का वह भाग रहता है जिसके द्वारा जब भी हम किसी कंपोनेंट को मापते हैं तो उस कंपोनेंट को मापने के लिए एनविल ही जो रहती है वो उसके फेस से टच करती है कि ये कंपोनेंट इतना वहाँ पे है। कि अगर आपकी ये एनविल सपोज दैट हमारे पास ये कोई जॉब हम बना रहे हैं, ये बेलनाकार कोई रॉड हमारे पास है और इस रॉड का अगर हमें डायमीटर मापना है कि आउटर डायमीटर इसका कितना होगा, तो वो माइक्रोमीटर पे यहाँ पे रख के माप सकते हैं कि इसका जो आउटर डायमीटर है वो कितने mm है। तो जब भी हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे तो हमेशा हम करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, मतलब कि बाहरी माप के लिए। अगर इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इंटरनल माप के लिए। तो ये हो गई एनविल। और जब आप इस एनविल को देखोगे तो इस एनविल पे क्या रहता है, इसके जो फेस होते हैं वो हो जाते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। यहाँ पे एक हम टिप लगी होती है माइक्रोमीटर में, तो वो टिप जो होती है वो होती है टंगस्टन कार्बाइड की। और ये टिप टंगस्टन कार्बाइड की इसलिए बना दी जाती है क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड जो हमारा मेटल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल होता है, जल्दी घिसता नहीं है। इस वजह से जितने भी कंपोनेंट अगर आप देखते हैं माप लेने वाले, तो उन पे क्या होते हैं, उनके फेस पे जहाँ से माप लेते हैं किसी चीज़ को नापते हैं तो वहाँ पे एक टंगस्टन की टिप लगा दी जाती है जिससे कि वो उसके जो फेस है वो घिसे ना। क्योंकि अगर फेस ये यहाँ से घिस जाते हैं तो माइक्रोमीटर में क्या होता है कि एरर आ जाती है। और जब माइक्रोमीटर में एरर आएगी तो जब भी हम किसी चीज़ को नापते हैं तो वहाँ पे वो उतनी एक्यूरेसी से हमको रीडिंग नहीं पता चलती है। तो यहाँ पे टिप रहती है। और इसी तरह से ये जो टिप होती है ये स्पेंडल पे भी लगी रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं टिप। माइक्रोमीटर की टिप किस तरह से रहती है, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी माइक्रोमीटर से मिलेंगे। तो अभी आप पार्ट्स देख लीजिए, इसके बाद जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो इसी थ्योरी से एक क्वेश्चन निकालेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गई माइक्रोमीटर की टिप। इसके बाद आता है ये स्पेंडल रहता है। और जब आप स्पेंडल को देखते हैं तो ये स्पेंडल पूरा स्लीव तक रहता है और इस स्पेंडल के ऊपर थ्रेड बनी होती है, मतलब इस स्पेंडल के ऊपर बनी होती है चूड़ियाँ। और जो वो चूड़ियाँ रहती हैं, जब भी आप देखेंगे इस स्पेंडल पे जो चूड़ी रहेगी वो चूड़ी 0.5 mm पिच के हिसाब से डिस्टेंस वहाँ पे तय करते हैं कि 0.5 mm की दूरी पे दूसरी चूड़ी होगी, फिर 0.5 mm दूसरी चूड़ी होगी। इस तरह से 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ियाँ बनी रहती हैं। और अगर आप लोग पिच नहीं जानते हैं तो यहाँ पे साइड में समझते हैं कि पिच क्या चीज़ रहती है। कि अगर आप ये चूड़ी देखते हैं किसी पे बनी हुई इस तरह से, आप देखते होंगे स्पेंडल पे इस तरह से थ्रेड बनी रहती है। और ये जो थ्रेड रहती है इसी पे जो डिस्टेंस रहती है वो हमारी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक पिच के हिसाब से यहाँ पे जो पिच रहती है, एक तीत से दूसरे तीत के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी पिच रहती है। तो वही जो डिस्टेंस होती है इस माइक्रोमीटर पे इस तरह से चूड़ियाँ बनी होती हैं। और ये जो चूड़ियाँ रहती हैं ये 0.5 mm डिस्टेंस के हिसाब से कटी होती हैं माइक्रोमीटर के ऊपर। तो माइक्रोमीटर पे जो थ्रेड होती है वो होती है बाहरी थ्रेड, मतलब कि आउटर थ्रेड।
फिर यहाँ पे ये आता है लॉकिंग नट। तो माई स्पेंडल का जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, इधर साइड में लिखते हैं स्पेंडल, इधर भी लिख रहे हैं, नंबर वाइज करते हुए चलना क्योंकि साइड से ही बताते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या रहता है स्पेंडल। तो ये जो स्पेंडल रहता है इसका भी काम ये रहता है कि जब भी हम कोई जॉब को नापते हैं तो ये जॉब स्पेंडल और एनविल के फेस ही उस जॉब को टच करते हैं, या कोई हमारे पास कंपोनेंट है, कोई हमारे पास वस्तु है, या कोई मेटल का एक टुकड़ा है, या किसी भी हम प्रोजेक्ट या कंपोनेंट को बना रहे हैं तो वहाँ पे इसी का यूज करते हैं, यहाँ पे इस तरह से रख के। फिर आता है लॉकिंग नट। तो जब हम कहीं पे काम करते हैं किसी वर्कशॉप में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स रहते हैं कि कुछ टूल्स हमारे कटिंग टूल्स रहते हैं, कुछ होते हैं प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं कि उनके द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब माइक्रोमीटर का यूज करते हैं तो हमें बार बार क्या होता है कि हमें नापना भी पड़ता है। फिर हम अपना कोई भी काम करते हैं या कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं, जैसे ग्लेथ मशीन हमारे पास है सपोज दैट, तो वहाँ पे हम किसी भी जॉब को बना रहे हैं तो जब उस जॉब को बनाते हैं तो हमें बार बार नापना पड़ता है कि कितने mm हमने मेटल की कटिंग कर दी है, या इससे ज़्यादा ना हो जाए, कम ना रहे। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम माइक्रोमीटर में एक रीडिंग सेट कर लेते हैं, और जब उस रीडिंग को सेट करते हैं तो वहाँ पे ये जो हमारा लॉकिंग नट रहता है, इस नट के थ्रू ही वहाँ पे हम उस रीडिंग को एक पर्टिकुलर सेट करके रखते हैं, लॉक कर देते हैं, जिससे कि ये बार बार हमको सेट ना करनी पड़ी, या इसको हम जब यूज कर रहे हैं तो ये आगे पीछे ना हो जाए रखते हुए या यूज करते हुए। तो वहाँ पे क्या रहता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से उसमें एरर आ जाएगी, या उसको हम सही से डायमेंशन में बना नहीं पाएंगे। इस वजह से इस लॉकिंग नट को वहाँ पे हम लॉक करके रखते हैं। तो ये आपका हो गया लॉकिंग नट। लॉकिंग नट ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर आती है, इसको हम कहते हैं स्लीव या बैरल या हब। स्लीव हो गई। इस स्लीव के ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन रहती है इस तरह से, और इस लाइन के ऊपर क्या रहता है, नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर माइक्रोमीटर हमारे पास 0 से 25 mm के साइज का है तो इसके ऊपर पूरे से 0 से इस तरह से नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। ठीक, इस तरह से इसके ऊपर पूरे नंबर्स दिए जाते हैं 20 mm तक। और इसको हम कहते हैं, ये जो स्लिप डेटम लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं मेन डिवीजन। मेन डिवीजन। और इस डेटम लाइन के जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ भी नंबर्स रहते हैं इस तरह से, ये इस तरह से नंबर्स रहते हैं, और इन नंबर को ही हम कहते हैं सब डिवीजन। यहाँ से इस डेटम लाइन के नीचे जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये जो नंबर्स रहते हैं, ऊपर वाले जो नंबर्स दिए गए हैं इस डेटम लाइन के, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1 mm, और ये जो नंबर्स नीचे दिए गए इनके बीच की जो दूरी रहती है वो होती है 0.5 mm, मतलब कि आधा mm। कि अगर इनके बीच की हम दूरी सेट करेंगे तो आधा आधा mm होगी, और ये जो हमारी डिस्टेंस रहती है ऊपर वाली ये होती है 1 mm। फिर यहाँ से आता है ये थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन। इस थिम्बल डिवीजन को जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर 0 से लेकर के 0 इस तरह से पूरे जो नंबर्स होते हैं वो 50 mm तक होते हैं।
0 से 50 mm तक जो ये नंबर्स रहते हैं, और इन्हीं नंबर्स को जब हम देखेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम सब लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, 0.01 mm। इस थिम्बल डिवीजन के जो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की जो दूरी होगी वो रहती है 0.01 mm, और वही 0.01 mm होता है, यही रहता है माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। फिर इसके बाद यहाँ आता है, ये रहता है आपका रैचेट। इस रैचेट का काम ये रहता है कि जब भी हम माइक्रोमीटर से माप लेते हैं, रैचेट स्टॉप, जब हम माइक्रोमीटर से माप लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या रहता है कि जब हम माप लेते हुए किसी कंपोनेंट को सेट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से ये रैचेट क्या करता है, एक आवाज़ जिससे आती है, जिससे टर टर की जो आवाज़ निकलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि अब हमें इससे ज़्यादा माइक्रोमीटर को आगे नहीं बढ़ाना है। स्पेंडल हमारा पूरी तरह से उसमें सेट हो गया और हमें ये नाप पता चल जाती है कि हम कितनी नाप यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे माइक्रोमीटर को देखेंगे कि इस पे स्पेंडल को जो होता है ये घुमाने के लिए यहाँ पे नर्लिंग कर दी जाती है, क्योंकि अगर इसको हम इस तरह से यूज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्लिप होगा, तो यहाँ पे एक नर्लिंग कर दी जाती है जिससे कि हम इसको सही से इसमें ग्रिपिंग पावर जो है वो हो जाए, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए ये रहता है। इधर आपके लिख देते हैं क्या क्या पार्ट्स थे। स्लीव, इसके ऊपर थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, फिर आपका रैचेट। तो ये जो रहते हैं ये माइक्रोमीटर के पार्ट्स होते हैं, और किस तरह से माइक्रोमीटर का यूज करते हैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और कोशिश करिए, क्योंकि इसीलिए डायग्राम बना के समझाया गया है कि आपको समझ में आ जाए, आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाए कि माइक्रोमीटर किस तरह से रहता है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से बताते हुए जाते हैं तो उतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा कि माइक्रोमीटर क्या है। तो पूरा डायग्राम बना के आपको समझा दिया है, और इसी के आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट किस तरह से निकालते हैं, और माइक्रोमीटर के जो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर रहते हैं वो कितने होते हैं, और सब माइक्रोमीटर का एक पर्पसफुली हम किस तरह से यूज करते हैं अपने वर्कशॉप में या कहीं भी फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो आप सब अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और धन्यवाद।